नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की। और राजनीति विज्ञान में हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आने वाले एक टॉपिक यानी लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन में हम आज बात करेंगे संचार की। संचार यानी कम्युनिकेशन। ये टॉपिक हम ले रहे हैं स्पेशली पीजीटी, नेट और जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए। संगठन के तत्व और संगठन के सिद्धांत दो आप पढ़ते हैं। एक है संगठन के तत्व और दूसरा है संगठन के सिद्धांत। संगठन के तत्वों में जैसे पदसोपान है, जैसे पद सोपान है, आदेश की एकता है, आदेश की एकता है, प्रत्यायोजन है, समन्वय है, समन्वय है और इसी के साथ साथ संचार भी है। संचार के साथ साथ इसमें उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण भी है। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये इतने कुछ टॉपिक है जो संगठन के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संगठन के सिद्धांतों की, संगठन के सिद्धांत की, तो जिसमें हम आप विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ते हैं जिनको विभिन्न चिंतकों ने दिया, जैसे वुड्रो विल्सन, हेनरी फ्योल, वुली गुरबिक, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, एमपी फॉलेट, अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग के साथ साथ हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, मैग्रेगर, रिक्स। इन सब ने क्या बताया कि इन संगठन के तत्वों का किस प्रकार से उपयोग करें। संगठन के सिद्धांतों में यह बताने का प्रयास किया कि इन संगठन के तत्वों का हम किस प्रकार से उपयोग करें कि हम जिस भी संगठन में काम कर रहे हों उस संगठन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकें। ये यानी इन संगठन के तत्वों का उपयोग ही संगठन के सिद्धांतों में बताया गया। कह सकते हैं आप कि संगठन के तत्वों का जो उपयोग है वही संगठन के सिद्धांतों में बताया गया। ठीक है, लेकिन पहले हम संगठन के तत्वों को अच्छी तरीके से समझ तो लें कम से कम। इस संगठन के तत्व आखिर ये हैं क्या, जो संगठन के तत्व हैं ये आखिर हैं क्या। उन संगठन के तत्वों में आज हम लेने जा रहे हैं संचार। क्या लेने जा रहे हैं? संचार यानी कम्युनिकेशन, जो कि किसी भी संगठन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पीजीटी की, हम बात कर रहे हैं नेट की और बात कर रहे हैं हम जेआरएफ की। ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तो यहां हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें कुछ ना कुछ अंतर है। जो अंतर है स्पेशली वो सिलेबस का अंतर है, डिफरेंस है। जैसे हम जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं अभी यहां पर संचार, ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक लोक प्रशासन, उसका एक भाग है। और ये भाग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर राजनीति विज्ञान के भाग को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो लोक प्रशासन वाला भाग है अक्सर ये छूट जाता है या कमजोर रह जाता है। तो इसीलिए हम इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और बच्चे अक्सर इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देखिए आप लोग। हम बात कर रहे हैं किसकी? संचार की। अब संचार होता क्या है, संचार है क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या है? संचार है। हम
आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे संचार कर रहे हैं। अब हम इस संचार में आपको कुछ दे रहे हैं ना, हम इस संचार में आपसे कुछ दे रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या ऑफिस के दिए गए नंबरों पर फोन करके आप कुछ अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमने कुछ सूचना दिया, आपने उस सूचना को प्राप्त किया और फिर आपने यानी आपने भी हमसे उसी प्रकार की सूचना आपने हमको दिया या हमने प्राप्त किया। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें जो ये सूचना है, इस सूचना का हम दो काम कर रहे हैं, इसमें आदान और प्रदान कर रहे हैं। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या है, संचार है। अगर बेहद सरल शब्दों में कहें तो हम क्या कहेंगे कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या है, संचार है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या ये इतना ही आसान है, इतना ही संचार है, नहीं। बेसिकली हम अगर थोड़ा इसको व्यापक स्वरूप में देखें तो हम आगे ये पाएंगे, एक चिंतक हैं मिलेट, इनका नाम सुना होगा आपने, लोक शासन में, याद कर लीजिए, स्पेशली संचार के माध्यम में जरूर याद कर लीजिए आप। मिलेट साहब ये कहते हैं कि संचार साझे प्रयोजन की साझी समझ है। क्या है, साझे प्रयोजन की साझी समझ है। साझा प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, प्रयोजन का मतलब कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं, आप तो कह सकते हैं उद्देश्य। प्रयोजन मतलब क्या हो सकता है, उद्देश्य। जब हम कहते हैं कि साझे प्रयोजन की साझी समझ है, तो अगर अब इसको हमारे और आपके बीच में इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो क्या कहेंगे, हमारा प्रयोजन क्या है बेटा, हमारा प्रयोजन यह है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें, उसको आप समझ सकें, उससे मेरा नाम होगा, मुझे को भी 4 पैसे मिलेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। आप इसको समझ सकें तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम में आप सक्सेस हो, आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, आपको भी 4 पैसे मिले, ठीक है ना। तो ये हम दोनों का वास्तव में साझी समझ है ना, क्या है ये, साझा प्रयोजन है। और इस साझे प्रयोजन के लिए हम इस भाषा का इस्तेमाल करें कि आप इसको समझ भी जाएं और आप हमसे तभी संचार करें जब आपको हमारी और उपयोगिता लगे, आपको हमारी और आवश्यकता लगे, तब क्या करेंगे, हम आप ऐसा करेंगे। इस तरह से क्या हो गया, ये साझे प्रयोजन की साझी समझ हो गया या नहीं। मिलेट साहब ने कहा कि संचार सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि क्या है, ये साझे प्रयोजन की साझी समझ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी संगठन को गतिशील बनाना है, किसी भी संगठन को आगे बढ़ाना है, तो उस संगठन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, इन सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा। और इनको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब, आपको संचार करना पड़ेगा। इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संचार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि संचार के बिना संगठन की किसी भी गतिविधि को आप समझ नहीं पाएंगे। और संचार, मान लीजिए कि ये सब क्या है, संगठन के कर्मचारी हैं, ये संगठन के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब संगठन के एम्प्लॉई हैं। अब ये संगठन के अगर एम्प्लॉई हैं तो इनसे आपको संचार करना पड़ेगा। संचार के कई तरीके हैं, कई स्तर हो सकते हैं, जिस भी तरीके से है ये सब आपस में क्या हों, जुड़े हों, किसी ना किसी स्वरूप में आपस में क्या हों, जुड़े हों। तो ये क्या हो गया है, यहां पर संचार हुआ। लेकिन सभी से होना चाहिए ना। जैसे हमारा शरीर है और उस शरीर में कहीं पर भी अगर रक्त नलिकाएं, ब्लड कैपिलरीज हमारी अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो उस स्थान पर रक्त कैसे पहुंचेगा।
और रक्त नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ नहीं पहुंचेंगे, अल्टीमेटली कोशिकाएं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगी, कोशिकाओं में इन सब की कमी हो जाएगी, कोशिकाएं मरने लगेंगी, अल्टीमेटली जीव मरने लगेगा। तो जैसे रक्त की जरूरत है हमारे शरीर में, वैसे ही संचार की जरूरत है किसी भी संगठन में। इसीलिए यहां पर हम फिर से एक बार मिलेट साहब को लाएंगे, यहां पर मिलेट साहब को एक बार फिर लाएंगे। और मिलेट साहब यहां पर कहते हैं, मिलेट क्या कहते हैं, मिलेट कहते हैं कि किसी संगठन में, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संगठन में संचार, संगठन में संचार रक्त धारा के समान है। किसके समान है? संगठन में संचार रक्त धारा के समान है। ठीक है, यानी किसी भी संगठन में संचार की इंपॉर्टेंस के लिए इससे बड़ा शब्द और नहीं हो सकता। कहा कि किसी भी संगठन में संचार रक्त धारा की तरह है। जैसे हमारे शरीर में बिना रक्त धाराओं के, बिना ब्लड कैपिलरीज के, बिना ब्लड के कुछ नहीं हो सकता है, वैसे ही संगठन में भी बिना संचार के कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब अगर हम संगठन की बात करें, अगर हम इस आधार पर संगठन की बात करें, तो यहां हम एक बात और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसको आपको समझना है कि संचार कितने प्रकार का होता है। संचार कितने प्रकार का होता है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर संचार के प्रकार की। संचार के प्रकार में देखें, संचार हमारा दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है हमारा आंतरिक संचार, एक होता है आंतरिक संचार, और दूसरा होता है बाह्य संचार। एक क्या होता है बेटा? आंतरिक संचार, और एक क्या होता है? बाह्य संचार। आंतरिक संचार कब होता है? आंतरिक संचार जो संगठन के कार्मिक हैं, जो संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं, उनके मध्य में जो संचार होता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक संचार। जैसे आपका परिवार है, तो परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य में जो होने वाला संचार है उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक संचार। ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है बेटा? बाह्य संचार। बाह्य संचार क्या है? जब संगठन का संचार, जब स्वयं संगठन का संचार किससे हो? बाह्य वातावरण से हो, या आप कह सकते हैं कि संगठन का संचार किससे हो? किसी संगठन के व्यक्तियों से, संगठन के व्यक्तियों के बाहर के व्यक्तियों से हो। ठीक है, संगठन के संचार बाह्य वातावरण से हो, या आप कह सकते हैं कि संगठन का संचार बाह्य व्यक्तियों से हो, बाह्य व्यक्तियों से हो, बाह्य व्यक्तियों से हो। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? बाह्य संचार। अब आवश्यकता किसकी है? आंतरिक संचार की या बाह्य संचार की? नो डाउट दोनों की आवश्यकता है। बिना आंतरिक संचार के संगठन में कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता, और जब तक आप बाहर के लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका संगठन चल भी नहीं सकता। तो ना तो आंतरिक संचार संभव है, और ना तो आंतरिक संचार बिना बाह्य संचार के संभव है, और ना ही बाह्य संचार के बिना आंतरिक संचार संभव है। यानी दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब संचार के तीन स्वरूप हो सकते हैं। यहां पर संचार के तीन स्वरूप हो सकते हैं। यहां तीन स्वरूप से मतलब है कि अगर देखा जाए तो आंतरिक संचार और बाह्य संचार के अलावा संचार के तीन और प्रकार होते हैं। एक संचार होता है जिसको हम कहते हैं अधो संचार। ये जान लीजिए, सारे के सारे आपको प्रश्न बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको इन पे। अधो संचार एक है ऊर्ध्व संचार, और तीसरा है पार्श्व संचार। एक है अधो संचार, दूसरा है ऊर्ध्व संचार, और तीसरा क्या है? पार्श्व संचार।
अधोसंचार का मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जब ऊपर से नीचे का मतलब यहां पर क्या है कि जब कोई उच्च अधिकारी, जब कोई उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी से, सबऑर्डिनेट से संचार करे तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे संचार। क्या कहेंगे? ऊपर से नीचे। यानी कोई हायर ऑफिसर जैसे डीएम एडीएम से संचार करे तो क्या कहेंगे इसको हम? कमिश्नर डीएम से संचार करें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से संचार करें, राष्ट्रपति राज्यपाल से संचार करें तो क्या हुआ? अधोसंचार। ठीक है ना? यानी जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं उन शीर्ष स्तर के अधिकारियों का संचार जो है वो निचले स्तर के अधिकारियों, सबऑर्डिनेट से संचार उनका हो रहा है, अपने से नीचे वाले या अधीनस्थों के साथ हो रहा है। ठीक। दूरसंचार का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब जैसे यहां उल्टा हो जाएगा, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी से क्या करता है? संचार करता है। अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से, यानी ये वाला कैसे हुआ? ये वाला ऊपर से नीचे की ओर था तो ये वाला नीचे से ऊपर की ओर संचार हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्व संचार। ठीक है, ऊर्ध्व संचार। संगठन में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी निचले अधिकारी ऊपरी अधिकारी से बात करते हैं तो कभी कभी ऊपरी अधिकारी निचले अधिकारी से बात करेंगे। भाई आपका परिवार है, परिवार में कभी छोटे सदस्य अपने से बड़े उम्र के सदस्यों से बात करते हैं तो कभी कभी बड़े सदस्य अपने निचले जो सदस्य हैं, नीचे कम उम्र के हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई तभी तो संचार बना रहेगा, बिना उसके संचार कैसे बना रहेगा? संचार का मतलब ये होता है, संचार एक स्तर पर नहीं होना चाहिए, संचार बहुस्तरीय होना चाहिए। और पार्श्व संचार तीसरा क्या है भाई? एक हो गया अधो संचार, दूसरा हो गया ऊर्ध्व संचार और तीसरा क्या है? पार्श्व संचार। ये जो पार्श्व संचार है ये बराबर के होता है। ठीक है, बराबर के अधिकारियों, ठीक है, बराबर के अधिकारियों से, या कह सकते हैं आप इसको इसी में समान स्तर के अधिकारियों, समान स्तर के, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य। ठीक है, जैसे कोई क्लर्क है तो क्लर्क से, एडीएम है तो एडीएम से, सीओ है तो सीओ से। ठीक है ना? यानी समान स्तर पर जब आप बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? पार्श्व संचार। ठीक है, अब ये तो संचार का प्रकार हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं संचार के माध्यम की, संचार के माध्यम की, संचार भाई हम कितने प्रकार, किस माध्यम से संचार हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि संचार तीन माध्यमों से होता है। एक माध्यम होता है जिसको आप कहते हैं दृश्य माध्यम। क्या कहते हैं? दृश्य माध्यम। दूसरा माध्यम है जिसको आप कहते हैं श्रव्य माध्यम। और तीसरा जो माध्यम है वो है दृश्य श्रव्य माध्यम। यानी दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य माध्यम का में क्या है? जैसे आप कोई चित्र देखें, आपने कोई चित्र देखा, कोई भी आपने फिगर देख लिया, ठीक है, कोई पोस्टर देखा, कोई होर्डिंग देखा, कहीं कोई इमेज बनी हुई है उसको देखा आपने, तो क्या है? दृश्य माध्यम। चित्र के माध्यम से देखा आपने, उससे भी आपको एक मैसेज मिला ना, एक मैसेज मिला ना। कहीं पर जीवों पर दया करो का मैसेज है, चित्र बना हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। दम घुटते हुए बच्चे को दिखाया गया है,
दिखाया गया वो चारों तरफ पोल्यूशन है, तो प्रदूषण को आप कम करें, पर्यावरण को सुरक्षित करें, उससे आपको मैसेज अपने आप से मिल गया। श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम में क्या होता है? श्रव्य माध्यम में आपको सुनना होता है कोई चीज को। आप कोई चीज सुनिए, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन आप कभी सुन भी सकते हैं, केवल चाहे तो इसको आप केवल सुन भी सकते हैं, तो सुन के भी समझ में आ जाएगा आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें केवल ऐसा संचार जो केवल ध्वनि के माध्यम से हो। अभी कोई जाए और मेरी बात कोई आपको बताए, तो कैसा माध्यम हो गया? ये केवल ध्वनि माध्यम हो गया। वहां पर कोई आपको पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपसे बात की जा रही है, तो कैसा माध्यम हो गया? ये आपका ध्वनि माध्यम हो गया, यानी श्रव्य माध्यम हो गया। और ऐसा माध्यम जैसे अभी हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें हम आपसे बात भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, हम यहां पर आपसे बात भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको हम दिखा भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो क्या हो गया यहां पर, यानी ध्वनि एवं ध्वनि के साथ साथ क्या कर रहे हैं यहां पर हम तस्वीर या पिक्चर भी साथ साथ में, यानी हम दोनों दिखा रहे हैं। तो ध्वनि और चित्र जहां पर दोनों हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के संचार के हमारे 3 माध्यम हैं। अब इतने से आपने ये तो देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा आपने कि संचार की किसी भी संगठन में इंपॉर्टेंस है, संचार की संगठन में बहुत जरूरत है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि रक्तधारा के समान है, किसने कहा? मिलेट साहब ने कहा कि संचार जो है संगठन में रक्तधारा के समान है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी हम बात करेंगे अब संचार के महत्व की, ठीक है, संचार के महत्व की, कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस की। तो पहली बात तो यह है कि संचार से इसकी जानकारी मिलती है सबसे पहले कि समस्या क्या है। अगर आप एल्टन मेयो को पढ़ेंगे और एल्टन मेयो में आप फिलाडेल्फिया प्रयोग को पढ़ेंगे, तो फिलाडेल्फिया प्रयोग में एल्टन मेयो ने अपने जो प्रबंधन को सुझाव दिया, उसमें सबसे पहले यही सुझाव दिया कि आप खुल करके संगठन के कर्मचारियों से बात कीजिए, जिससे यह पता चलेगा कि समस्या क्या है। कई बार क्या है कि आप अपने घर परिवार में भी, समाज में भी परेशान रहते हैं कि आखिर कुछ तो वजह है। कई बार आपसे लोग नाराज होने लगे, आपसे लोग दुखी होने लगे, आप खुद भी दुखी होने लगे, तो अक्सर हम आप अगले को दोष दे देते हैं कि भाई ये गलत है, ये गलत होगा, ये हमसे नाराज हो गया, आपसे दुखी हो गया तो यही गलत होगा। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके अंदर भी गलती हो और उसकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होंगी, तभी ऐसा हुआ। भाई कुछ तो वजह होगी, वरना वही यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो बात होगी ना। उस वजह का पता लगाना कैसे पता चलेगा भैया? समस्या क्या है। अब जब समस्या पता चलती है तो यह भी पता चलता साथ में कि कोई कार्य क्यों नहीं हो रहा है। यानी अगर कोई कार्य विलंब से है तो विलंब का कारण, किसी भी कार्य के होने में, यानी जो लेट लतीफी होती है, वो लेट लतीफी क्यों होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट जो अक्सर गैप करती, और जब डांटूं तो तरह तरह के बहाने। समस्या क्या है? विलंब का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो थोड़ा बहुत जब पता किया तो पता कोई खास कारण नहीं है, बस सिर्फ इतना कारण है कि एक्चुअल में वह उसकी आदत बन गई है। टाइम पर नहीं निकलना है, और अगर टाइम पर नहीं निकलना है तो जाहिर सी बात है समस्याएं तो होगी। अगर टाइम पर आप नहीं निकलेंगे तो कई बार आदत बन जाती है। देखिए अक्सर इसीलिए क्या होता है, और वो बहुत दूर से नहीं आती थी बच्ची, और आप अक्सर सुनते होंगे कि जिनका घर स्टेशन के पास होता है ना, उनकी ट्रेनें अक्सर छूट जाती हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम तो पहुंच ही जाएंगे, हम बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और इस चक्कर में वो लेट हो जाते हैं और ट्रेन भी छूट जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा यह है कि विलंब का कारण आपको पता चलेगा।
इसके अलावा और क्या होगा? अगर आपस में संचार है, जैसे अगर संगठन में तरह तरह से संचार हो रहे हैं, जैसे अगर उच्च अधिकारी संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं या जो संगठन में काम करवाने वाले लोग हैं, यानी जिनकी समस्याएं आती हैं, जिनसे संबंधित संगठन है, अगर उनके संपर्क में रहेगा तो भाई भतीजावाद, अगर कुछ लोग क्या हैं, जान पहचान के आधार पर काम करते हैं, करवाते हैं, उसे हम कहते हैं भाई भतीजावाद, ठीक है ना। और ये भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण होता है, भ्रष्टाचार के लिए यह प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो इससे भाई भतीजावाद का भी पता चलता है। इसके अलावा इसी से जुड़ा एक और बहुत बढ़िया वो होता है, जिसको अक्सर संगठनों में होता है, तो कहते हैं आप लाल फीता शाही। लाल फीता शाही, लाल फीता शाही का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक संगठनों में अक्सर आप गए होंगे, देखे होंगे, जो सरकारी फाइलें होती हैं उनको लाल फीता, रेड रिबन होता है, उसे बांधते हैं फाइलों को। और चूंकि फाइलें इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल जाती हैं, और हर टेबल पर कभी चढ़ावा चढ़ाना होता है, तो या कभी शोर सिफारिश लगाना होता है, जान पहचान लगाना होता है, उससे फाइलें लेट लतीफ होती हैं। अगर आप सरकारी संगठनों में जाएं, बहुत जगहों पर जहां अभी भ्रष्टाचार है, तो पहले तो आपकी फाइल कहां है ये पता करने के लिए घूस दीजिए, फिर फाइल में समस्या क्या है ये जानने के लिए घूस दीजिए, फिर इसका समाधान क्या होगा उसके लिए घूस दीजिए। ये सब से क्या होता है, फाइलें लेट होती जाती हैं, विलंबित होती जाती हैं, और उसे हम कहते हैं लाल फीता शाही। ठीक है, तो लाल फीता शाही यानी इसमें भी कह सकते हैं आप कि इसका पता चलता है भाई कि ये यानी अगर संचार है तो इन सारी चीजों का पता चलेगा। अब अगर सारी चीजों का पता चलेगा भाई, तो आपको समस्या पता चलेगी। अगर इन सब का पता चलेगा तो साथ में आपको समस्याएं पता चलेंगी। क्या समस्या पता चलेगी? कि भाई ये संचार क्यों नहीं हो रहा है, ये संचार क्यों नहीं हो रहा है, तो संचार से संबंधित समस्याओं का पता भी चलेगा। और उस संचार की संबंधित समस्याओं में सबसे पहली बात तो आपको देखिए, कोई भी संगठन हो वो ऐसा है कि नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता संचार नहीं हो, लेकिन अगर कई बार संचार की समस्या आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ठीक है ना। क्या समस्याएं आती हैं? कई बार क्या होता है कि जो संचार में प्रशासनिक शब्दावली है, ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली है, तो प्रशासनिक शब्दावली को समझने की समस्या भी अक्सर हो जाती है। तो प्रशासनिक शब्दावली को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी भी बड़ी समस्या आती है, उससे भी संचार में बाधा होती है। इसके अलावा जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, ये उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से संचार नहीं करते। ठीक है, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से संचार नहीं करते हैं, और अगर संचार करते भी हैं, संचार एक तो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो कैसा करते हैं, औपचारिक संचार। कैसा करते हैं? औपचारिक संचार। संचार दो प्रकार का भाई, एक औपचारिक संचार और दूसरा अनौपचारिक संचार। केवल हम जितना फॉर्मल बात करना है उतना, जितना बात करें उतना ही अगर करें तो क्या है, औपचारिक। लेकिन हम बीच बीच में विभिन्न प्रकार के माध्यमों, जैसे कि कवि सम्मेलनों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, चाय पार्टी, फला पार्टी, इन सब के बीच से अगर हम के माध्यम से भी अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ये अनौपचारिक संचार है। और दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं से चीजों का पता चलता है। ठीक है भाई। तो जब अनौपचारिक संबंध ही नहीं रहेगा तो संचार कैसे हो पाएगा? ठीक है। इसके अलावा संचार साधनों की
व्यवस्था, संचार साधनों की व्यवस्था। कई बार क्या होता है कि संचार साधनों की व्यवस्था ही उस प्रकार से नहीं हो पाती जिस प्रकार से संचार साधन होने चाहिए, ठीक है। और अगर संचार साधन नहीं है पूरी तरह से तो संचार कैसे संभव है, ठीक है। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि कुछ कर्मचारी आपने देखा होगा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपस में बातचीत करना पसंद ही नहीं करते। तो कर्मचारियों में प्रायः क्या होता है बेटा, इच्छा का अभाव होता है। कर्मचारियों में क्या होता है, इच्छा का अभाव होता है। और अगर उनमें इच्छा ही नहीं है तो फिर कैसे संचार होगा। अगर किसी कार्य को करने की आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है तो संचार कैसे हो पाएगा। जाहिर सी बात है जो है कि हमें इसमें बढ़ावा देना चाहिए। अब इस संचार की व्यवस्था को हम किस माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं, यानी संचार आप कह सकते हैं कि प्रभावी संचार, क्या कह सकते हैं आप यहां पर, प्रभावी संचार हेतु सुझाव। प्रभावी संचार हेतु सुझाव, यानी संचार बेहतर कैसे हो सकता है इसके लिए कुछ सुझाव, ठीक है। पहले तो ये कि संचार कैसे होना चाहिए, संचार ज्ञात माध्यमों में होना चाहिए। संचार ज्ञात माध्यमों में होना चाहिए, यानी जो कर्मचारी जिस माध्यम में अपने आप को कंफर्ट फील करता है हमें उसी माध्यम में उसके साथ संचार करना चाहिए। इससे क्या है, वो एक कंफर्ट जोन फील करेगा और उसमें वो अपने आप को बेहतर चुकी महसूस करेगा और संचार करने में उसको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, संचार में सरल भाषा शैली का प्रयोग। सरल भाषा शैली का प्रयोग, ठीक है। अब सरल भाषा शैली का प्रयोग का मतलब क्या है कि भाई कोई जिस प्रकार से जिस भाषा को जानता हो, जिस भाषा में वो बेहतर संचार कर पाता हो, तो किसी को हिंदी बोल रहा है तो आप अंग्रेजी में बात कीजिए, वो अंग्रेजी में बोल रहा है तो आप हिंदी में बात कीजिए। आपको पता है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों में होता है इस टाइप का, तो अल्टीमेटली वो समझ ही नहीं पाएगा। तो चाहे उससे आप अच्छी बात बोलिए चाहे आप बुरी बात बोलिए, आप उसको बहुत अच्छा समझा रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहा है। जब वो समझ ही नहीं पा रहा है तो संचार किस बात का, ठीक है। तो संचार किस माध्यम होना चाहिए, ज्ञात माध्यम में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, संचार में औपचारिकता से अधिक अनौपचारिकता के तत्व होना चाहिए। औपचारिकता से अधिक अनौपचारिकता, औपचारिकता बताया था यानी फॉर्मल, और अनौपचारिकता मतलब इनफॉर्मल। जब आप किसी से बात करें तो केवल औपचारिक बातें ही नहीं बल्कि उसमें कुछ इस प्रकार की भाषा शैली हमारी हो, इस प्रकार की बातचीत हो कि वो बातचीत में भी अपने आप को आनंद का अनुभव करे, ठीक है ना। और हर बातचीत का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप किस लिए बातचीत कर रहे हैं यह उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, बातचीत का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। बातचीत का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य स्पष्ट है, अगर चीजें क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो समस्याएं आनी ही आनी है। कुल मिलाकर के हमने आज संचार के टॉपिक में यह बताने का प्रयास किया कि संचार किस प्रकार से होना चाहिए, संचार के संगठन में क्या महत्व है, क्या इसकी समस्याएं हैं और इनको हम जो है किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। आपकी पीजीटी, नेट और जेआरएफ के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ढंग से पढ़ते रहिए। कमिंग एग्जाम जो भी आ रहा है आपका, उसके लिए आपकी हम एक बेहतर तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस के चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अगर आप इसका ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोचिंग के दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।